चलो देखो कौन बता रहे थे मॉडुलस और आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो 2.2 एक्सरसाइज है ना, 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। NCERT मैथ क्लास 11, find the modulus and argument, find the modulus and argument of complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन पहले नंबर की बात कर रहे हैं ना, क्या लिखा है? अरे पहले नंबर में तो अपने से क्वेश्चन लेके बताए थे। देखो तो देखो फाइंड दी मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर था ये देखो 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। z इज इक्वल टू दिया है -1 और माइनस आयोटा रूट थ्री, -1 आयोटा रूट 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विशेष नोट, तो इसको देन वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, then we have to find the modulus and argument of given complex number। तो क्या करेंगे? लेट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1 माइनस आयोटा रूट थ्री इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? r, और लिख देंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा? पर इसमें पोलर फॉर्म तो पूछा नहीं है, तो इसलिए ये तरीका ना लगाओ, दूसरे वाला सिंपल वाला लगा देते हैं। जिसमें पोलर फॉर्म निकालना हो ना तब इसको लगाया करना आगे वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहे? कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ, कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ, किससे कंपेयर करेंगे? z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, है ना। वी गेट x, देखो रियल पार्ट यहाँ x है और रियल पार्ट यहाँ -1 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। अब देखो यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? और -√3, तो यहाँ आयोटा कोफिशिएंट बाई, तो बाई इज इक्वल टू -√3, ये हुआ, ठीक है। तो क्या होता है मॉडुलस का फार्मूला? मॉडुलस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होता है √x² प्लस y², यही ना फार्मूला मॉडुलस का। तो s के स्थान पे लिख दो -1 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा? -1 के स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है,
तो इसी को क्या लिख सकते हैं, √4, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो मॉडुलस आ गया, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2, आंसर। अब दूसरा क्या निकालना है, आर्गूमेंट। क्या निकालना है, आर्गूमेंट। तो थीटा निकालने का क्या तरीका बताए थे आपको, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या बताए थे, tan थीटा इज इक्वल टू बाई अपान एस का मॉड। tan थीटा इज इक्वल टू बाई क्या है, बाई की वैल्यू माइनस, प्लस लगा था तो माड और नहीं लगाते थे, माइनस लगा है ना में ना, इसलिए माड लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या है, -√3, और एस की वैल्यू क्या है, -1, इसका माड माइनस माइनस कट भी गया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, √3, और ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर का माड तो पॉजिटिव ही होता है, वही होगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू सिर्फ √3 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू √3 के स्थान में tan किसकी वैल्यू होती है, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 की, 60 की। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, tan 60 को रेडियन में चेंज करो, 60 इंटू पाई अपान 180, 63 जा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan π/3, तो थीटा इज इक्वल टू π/3, ये आ गया इसका थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सुनो, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव है, ठीक है। जिसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव होते हैं। यहाँ पे देखो इसका, ये देखो जो ये जानते हो कि यहाँ पे x y हो, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रांट है, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रांट, -x -y तो थर्ड क्वाड्रांट, फिर क्या x -y तो कौन सा क्वाड्रांट, फोर्थ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ। यहाँ देखो s और y दोनों निगेटिव हैं, तो पॉइंट कहाँ कंटेन होगा, थर्ड में, तो थर्ड में कंटेन होगा। इसका मतलब आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट की वैल्यू होती है -π इज लेस देन थीटा इज लेस देन आर इक्वल पाई होती है, ठीक है। तो ये जो आर्गूमेंट थीटा का मान है किसके किसके बीच लिखा जाएगा, -π और पाई के बीच। वो आर्गू थीटा का मान -π हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन पाई का थीटा का मान पाई हो सकता है। तो ये देखो इसके बीच में लिखना है इसका मान। अब यहाँ पे π/3 कर दोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, कहाँ की वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना है π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो किसमें कंटेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लेकिन s और y दोनों निगेटिव हैं, तो जब s और y दोनों निगेटिव हैं तो आर्गूमेंट कहाँ कंटेन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में कंटेन होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, कहाँ पे लिख दें ताकि आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो वैल्यू आ गई वही आर्गूमेंट हो गया। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही आर्गूमेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या लिखते हैं, इसी को माइनस में कर, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो इसको माइनस में कर देते, ठीक है। ये जैसे मान लो ये पॉइंट कहाँ कंटेन है, फोर्थ में, ये कहाँ कंटेन है, फर्स्ट में, ये कहाँ कंटेन है, सेकंड में, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ कंटेन है, थर्ड में। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 ठो पॉइंट, थोड़ा सा कहाँ पे लिख दें, ऊपर का लिख लिए हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई पॉइंट होता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला जैसे x + i है, तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट टाइप का है, अर्थात इसका ऑर्डर पेयर s, y है। तो ये पॉइंट है कि नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पे, आर्गेंड प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, हम लिखना ये चाहते हैं 3 पॉइंट, इफ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई x + i in second quadrant, then argument of represented by z is equal to, देखो
इफ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई जेड इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस थीटा, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट इफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाई जेड इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू लिखेंगे थीटा माइनस पाई। क्या लिखेंगे? थीटा माइनस पाई। अब देखो तीसरा है, इफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाई जेड इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा बाई इन फोर्थ, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस थीटा, ठीक है। और इफ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई जेड इज इक्वल टू, सुनो, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या लिखेंगे, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू सिर्फ थीटा, जो थीटा आप निकाले हो वही आर्गुमेंट हो गया। ये थीटा का मान ही आर्गुमेंट हो जाता, कब? यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता। और कल क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो ये सब रूल ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आज हम सेकंड क्वाड्रेंट वाला भी बताएंगे, थर्ड वाला भी बताएंगे, फोर्थ वाला भी बताएंगे, ठीक है। पता कैसे चलेगा किस क्वाड्रेंट में है? यदि एस और वाई दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ दोनों। अब एक्स निगेटिव है, वाई क्या है, रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो समझ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट। यदि रियल इमेजिनरी दोनों निगेटिव हैं तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। यदि रियल पॉजिटिव है, इमेजिनरी निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यदि मान लो, सुनो अच्छे से अभी बताना। अब यदि मान लो आर्गूमेंट का जो वैल्यू होती है, आर्गूमेंट की जो वैल्यू होती है क्या होती है, पांचवा पॉइंट लिख लो, क्या लिखोगे, माइनस पाई वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, किसके बीच होती है, माइनस पाई इज लेस देन आर्गूमेंट ऑफ जेड इज लेस देन आर इक्वल पाई, ये होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट होगा वे क्या होगा, माइनस पाई से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, और पाई के बराबर हो सकता है लेकिन माइनस पाई के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए पांचों पॉइंट। हाँ 32 के नंबर आया था ना इस साल, 32 नंबर का, ठीक है ना। तो इस प्रकार समझ गए कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा पॉइंट तो इसका मतलब वही जो थीटा का मान है वही आर्गूमेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या कर दोगे, पाई प्लस थीटा कर दोगे। क्या कर दोगे, पाई प्लस थीटा। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट तो पाई प्लस थीटा कर दो, थीटा का मान इसी तरह निकालोगे, हमेशा थीटा का मान इसी तरीके से निकाला करोगे। फिर ये रीजन देना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है कहाँ कंटेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। लिख लिए।
अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी, यहाँ s की वैल्यू निगेटिव थी और y की वैल्यू भी निगेटिव थी ना। यहाँ क्या थी इस क्वेश्चन में, दोनों की वैल्यू -1 और कॉम्प्लेक्स नंबर जब लिखे थे हम माइनस माइनस में थी दोनों की वैल्यू ना। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, z इज इक्वल टू हम क्या लिखे थे अभी क्वेश्चन, -1 और माइनस आयोटा रूट थी ऐसे ना। तो यहाँ पे जब कंपेयर किए थे s इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू क्या था -√3 था, तो हम क्या निकाले यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू निकाले थे। तो अभी आया था -y/-s का मॉड, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू देखो ये क्या लिखोगे, माइनस माइनस तो कट गया, तो y/s का मॉड। तो tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है बोलो, y की वैल्यू √3 है और s की वैल्यू -1 है, अरे 1 है। अरे यहाँ पे वैल्यू तो फार्मूले में तो ये होती है ना, y/s का मॉड होता है ये, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है -√3 और s की वैल्यू क्या है -1। अब माइनस माइनस कटा तो tan थीटा की वैल्यू आ गई क्या √3, और √3 पॉजिटिव नंबर है, जब पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वही नंबर रहती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया √3। अब यहाँ पे क्या लिखे थे अभी, tan थीटा इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 60, तो tan 60 को भी बदले थे, क्या किए थे π/180, 63 जा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ tan π/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बोथ निगेटिव। अरे रियल पार्ट नहीं जानते, जिसमें आयोटा नहीं लगा है वो रियल पार्ट है, जिसमें आयोटा लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो दोनों ना निगेटिव हैं। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, दोनों निगेटिव है, तो किसमें कंटेन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंस रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बोथ निगेटिव। देखो क्या बोले, सिंस रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बोथ निगेटिव, दोनों निगेटिव है ना। सो पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, तीनों कंडीशन, यही ना कंडीशन आएगी आर्गुमेंट निकालते समय। तो कौन कंडीशन आई थी, चारों पॉइंट आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो उसके आधार पर अब जैसे आपको ये पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कौन वाला फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल है, ये है थर्ड वाला है, ये थर्ड की बात ना हो रही है। तो यहाँ पे थीटा का मान तो निकल चुका है आपका, क्या आया है थीटा का मान, यहाँ लिखे नहीं, थीटा का मान π/3 ना है, ये थीटा का मान π/3 है। अब इस फार्मूले में वैल्यू रख दोगे π/3 माइनस पाई। जब आपको पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट, ये फार्मूला लगाओगे, थीटा का मान तो इसी प्रकार निकालोगे हर एक क्वेश्चन में, थीटा का मान निकालने के लिए यही फार्मूला है। अब जब आपको इस बात का पता चल गया कि थीटा कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में कंटेन है, यदि फर्स्ट में है तो जो थीटा का मान आया है यही वो आर्गूमेंट हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। सेकंड में है तो पाई प्लस थीटा करोगे, यहाँ पाई तो रहा अगर थीटा के स्थान पे π/3 लिख देते, ठीक है। अब थर्ड में है तो क्या लिखेंगे, थीटा के स्थान पे π/3 लिखेंगे, माइनस पाई तो फार्मूले में है। हाँ, ये थीटा के स्थान पे π/3 लिख दोगे, और माइनस पाई तो फार्मूले में है, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे जो आएगा। अब यदि मान लेते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसी को माइनस में लिख देते, माइनस थीटा, माइनस लगाओगे ही, थीटा की वैल्यू π/3 तो माइनस π/3 हो गया होता, ठीक है। वैसे भी तो जानते हो
कि कोई वैल्यू यदि प्लस में है तो प्लस थीटा लिखी जाती है, नीचे माइनस थीटा, माइनस कर दोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, वही वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बोथ नेगेटिव सो पॉइंट लाइज इन किस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सो आर्गूमेंट ऑफ देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई थीटा माइनस पाई ना, थीटा माइनस। अब ये कहाँ से लिख दिए, 4 पॉइंट याद किए रहना किस क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी तो हो सकती थी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव, दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, 4 कंडीशन तो आएगी। सर आ गया -2 पाई। हाँ, तो यहाँ पे देखो आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो यहाँ थीटा के स्थान पे लिख दोगे पाई/3 और माइनस पाई। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3, तो पाई -3 पाई तो क्या आएगा -2 पाई/3, और -2 पाई/3 का मतलब क्या -120, तो -120 माइनस पाई इसके बीच नहीं है, -180 प्लस 180 के बीच में ना है, -180 प्लस 180 के बीच में है 120, माइनस में वैल्यू 180 तक हो सकती है, 181 नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, 189 तक होगा, 189 का है 79, क्योंकि यहाँ पे पाई माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए, तो थीटा का मान 120 ना आएगा यहाँ सॉल्व करने से, तो -120 आएगा, तो आर्गूमेंट का मान क्या है -180 से अधिक हो सकता है और 180 से छोटा। हाँ, मॉडुलस निकलवाए थे यहाँ पे बाई माइनस, तो बाई की वैल्यू रख दिए -√3, अब -1 काट दिए, √3/1 आया तो √3 लिख सकते हैं, √3 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये आप जानते हो कि यदि x का एब्सोल्यूट वैल्यू s होती है जब s पॉजिटिव हो। ठीक है, और x का एब्सोल्यूट वैल्यू -x होगा जब s निगेटिव हो। इसके बाद कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे सर? इसके बाद कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे? तो वही चैप्टर जब कहोगे उसको पढ़ा देंगे। सर सेकंड पढ़ा दीजिएगा। सेकंड के फर्स्ट सेकंड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सर पता है क्यों? क्योंकि स्कूल में आते हैं, पढ़ाते हैं, पूछते हैं बीच में तो सेकंड तभी बनेगा जब फर्स्ट पढ़े रहोगे। अरे क्वार्टरली मिला है इसलिए हो गए तो क्वार्टरली के पहले फर्स्ट सेकंड पढ़ा देंगे, चिंता ना करें। चलो इनको तो पढ़े रहोगे, जब पढ़ाएं तब बने, ये कोशिश करो। उनको अब उनके साथ थोड़ी चलेंगे, तो ऐसे 2 क्वेश्चन पढ़ा करेंगे सब कर लेना इसी प्रकार, और जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तब हम कभी उनको थोड़ी साथ चल पाएंगे, वो तो सब छोड़ देंगे, हम कैसे छोड़ देंगे। तो ये कोशिश करो कि जो पढ़ रहे हो तो जब ये चैप्टर पढ़ाएं तब आपसे बनना चाहिए। पता चले कि ये पढ़े हो वहाँ भी पढ़ाएं तब भी ना बने, तब दिक्कत रहती है। और कुछ भी पूछा करेंगे आपसे। जो लोग दूसरे के यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं उनको तेज होना बहुत ज़रूरी है। कौन बोला? क्या बोले कि नहीं पढ़ाएंगे इस साल? हैं? रहता है एक लड़का उनके यहाँ हाँ, बाहर रहती है, कहाँ जाना पड़ता है? मतलब बाहर पढ़ती है। अच्छा, कोमल। चलो लिख ले इसको। यस सर। तो हेंस इससे हम काफी अपसेट भी रहते हैं। मॉडुलस इज इक्वल टू √3, और मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आया था? 2 ना आया था आर्गूमेंट, -2 पाई/3, ये आंसर आ गया। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बात मत करो। अब ये 4 फार्मूले आपको इतने याद होने चाहिए कि नाम आपका भूल जाए तो भूल जाए, ये फार्मूले ना भूलने पाए, नहीं तो आर्गूमेंट और आपको किसी तरह से नहीं बनेगा। और यहाँ पे जितने स्टूडेंट को आप देखोगे 99% कहेंगे सबसे कठिन आर्गूमेंट है, सबसे कठिन ऐसे बोलेंगे। 4 पॉइंट है बस, और कुछ भी नहीं है आर्गूमेंट में। अब 4 पॉइंट ही नहीं जानते, ठीक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने लगते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ भी है ही नहीं, सबसे आसान ये है। पर 99% स्टूडेंट ये कहेंगे कि आर्गूमेंट बहुत कठिन है, जबकि कुछ है नहीं। 4 पॉइंट याद करना है। थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा की वैल्यू आर्गूमेंट हो जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट तब क्या होगा पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा माइनस पाई, ठीक है। सेकंड है तो क्या पाई प्लस थीटा, या थीटा प्लस पाई लिख लो, और थीटा प्लस पाई सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ है तो थीटा माइनस पाई। क्रम याद करने के लिए होता पाई प्लस थीटा है, तो पाई प्लस थीटा को थीटा प्लस पाई भी ना पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थीटा प्लस पाई सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थर्ड में तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में तो माइनस थीटा, फोर्थ में तो, अब फर्स्ट में तो थीटा की वैल्यू जो डायरेक्ट निकल आती है, जो कल डायरेक्ट बताए थे क्वेश्चन, कल नियम थोड़ी बताए थे, क्योंकि कल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन बताए थे, ताकि आपको आसान लगे। तो सरल से कठिन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू -√3 और प्लस आयोटा, ठीक है, ये है। देन वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या लिखोगे, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, तो लिखो कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ, कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई वी गेट। तो यहाँ पे z s की वैल्यू क्या है बोलो, s की वैल्यू -√3 और बाई की वैल्यू क्या है 1। आयोटा को कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो मॉडुलस तो बहुत आसान है, एक फार्मूला मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √x² प्लस y², बस s की वैल्यू रख दो, -√3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z, माइनस के स्क्वायर का तो प्लस है होता है, रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाता है, तो 3 + 1, तो क्या आएगा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 4, और मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब tan थीटा का फार्मूला आप जानते हो बचपन से, क्या जानते हो क्या जानते हो बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू आप ये जानते हो माइनस बाई अपान, यानी बाई अपान इसका मॉडुलस, ऐसे, हाँ, क्योंकि माइनस भी न रहते हैं किसी में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की होती तो बाई अपान एक्स से काम चल जाता, माइनस मॉड लगाने की जरूरत नहीं थी। कल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बताए थे, तो कल मॉड कहाँ लगाए थे, ठीक है। पर जहाँ प्लस है तो मॉड लगा दोगे तो वही आ जाएगा। तो ये फार्मूला तो सब में यूज कर सकते हो मॉड वाला, अब वो बिना मॉड वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट भर में यूज कर सकते हो, इसलिए ऐसा फार्मूला यूज करें जिसको हम चारों के लिए यूज कर सके, तो मॉड सब में लगाया करो, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, सुनो माइनस, यहाँ बाई की वैल्यू क्या है 1 अपान -√3, ठीक है। अब आप जानते हो कि -7 का मॉडुलस क्या होता है, -7 का मॉडुलस क्या होता है, -7, तो 7 हो जाता है। डेफिनेशन आपको बताई तो गई, मॉड ऑफ s की वैल्यू s होती है जब s का मान 0 से बड़ा हो, और मॉड ऑफ s की वैल्यू -x होती है जब s का मान 0 से छोटा हो। तो -7 का 0 से छोटा है, तो -7 के पहले माइनस लगाना पड़ेगा, तो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मॉडुलस करोगे तो 1/√3 रहेगा कि नहीं, माइनस हट जाएगा,
कुछ चीज़ ये समझ में आती हो चाहे ना आती हो, माइनस हो चाहे प्लस हो, रूट जब मार्ट लगा दोगे तो क्या होगा, माइनस हट जाएगा बस। और मार्ट भी हटा देना, 1/√3 इतना आ गया ना। और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा, चलो। और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू है, 30 की। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan हटा दो दोनों साइड से, 30 डिग्री आया, ठीक है। 30 डिग्री को क्या करें, थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू कर दो π/180, 36 जा, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। अब यहाँ देखो रियल पार्ट क्या है, निगेटिव, और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये, सेकंड, ठीक है। सिंस क्या लिखोगे, रीजन, सिंस रियल पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, सो पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आर्गुमेंट π+θ। सो देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, π+θ। तब π+θ का मान क्या आया है, π/6, ठीक है। तो एलसीएम यदि लोगे तो क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या होगा 6π + π, तो क्या आएगा 7π/6, ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस मॉडुलस क्या आया, मॉडुलस बराबर 2, आर्गुमेंट बराबर आ गया 7π/6, 7π/6। अब 7π/6 को यदि आप चेक करना चाहते हैं कि इस कितना डिग्री है, हम चेक करना चाहते हैं कि -π <θ π आ रहा है कि नहीं। तो इसको 180/π का मल्टीप्लाई करो तो π कट गया, ये कटेगा तो 30 सत्ते 7 × 21 210 डिग्री आएगा, क्या आएगा 210 डिग्री आ गया, 210 डिग्री आएगा। ये 210 डिग्री आया कैसे, π+θ, π-θ लिखोगे, π-θ करो तब ना सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, π+θ तो थर्ड में पहुंच जाओगे। नहीं समझ में आई बात है, π+θ करो तो किस में पहुंचोगे, थर्ड में। है आर्गुमेंट किस में कंटेन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किस में कंटेन है, किसमें कंटेन है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का वहाँ भी क्या लिखवा दी थी, फार्मूले में क्या लिखवाए हैं, तो वही लिखवाया जो अभी की, क्या लिखवाए हैं, π-θ
पाई प्लस थीटा सेकंड में। पाई माइनस थीटा बना लो, उसको गलत लिख दिए। पाई प्लस थीटा कर दो तो थर्ड में पहुंच जाओगे। माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या लिख दोगे यहाँ? पाई माइनस थीटा। तो थर्ड में पाई प्लस थीटा। थर्ड में पाई प्लस थीटा नहीं, माइनस थीटा। क्या लिखे थे? थीटा माइनस पाई। थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, क्योंकि हम ये बोले हैं कि इसकी वैल्यू किसके किसके बीच होती है ना, माइनस 180 और प्लस 180 के बीचों बीच। ठीक है, तो जब थीटा माइनस पाई करोगे तो अपने आप ये माइनस 180 से कम ही रहेगा। ठीक है, रहेगा माइनस में, लेकिन माइनस 180 से अधिक, क्योंकि यहाँ पे 180 से अधिक भी तो नहीं हो सकता ना आर्गूमेंट। यदि हम क्या कर देंगे? पाई प्लस थीटा कर देंगे, तो पाई प्लस थीटा कर देंगे तो 180 से अधिक ना हो जाएगा, तो इस रूल के खिलाफ ना आ जाएगा। जो हम जानते हैं कि जो आर्गूमेंट होता है किसके किसके बीच होता है, माइनस 180 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180, इसके खिलाफ ना मान हो जाएगा, क्योंकि 180 अधिकतम होता है, 180 से अधिक 1 इंच भी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यदि हम 180 प्लस थीटा कर देंगे, पाई प्लस थीटा कर देंगे तो 180 अंश से अधिक हो जाएगा। इसीलिए हम कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी पहुंच जाएं। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने का एक और तरीका तो है, जैसे मान लो -90 कर दिए तो इसमें पहुंच जाएंगे। ये जैसे 90 करेंगे तो ये वाली लाइन आएगी, प्लस 90 करेंगे तो 90 अंश का कोण बनाएंगे तो ये लाइन आएगी, और -90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये लाइन आएगी। ठीक है, पता चल, सपोज करो कि मान लो आर्गूमेंट यहाँ है, आर्गूमेंट यहाँ है, और है कितना, मान लो 180 में 45 जोड़ो, मान लो 180 में 45 जोड़ो, क्या आएगा? 225। तो 225 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? 225 को हम लिख सकते हैं, एक तो ये है इधर -90 और -45, तो -135 लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं 225 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 तो 225 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये -135 को निकालने के लिए क्या कर दें, मान लो थीटा की वैल्यू तो आएगी निश्चित रूप से π/4 आएगी, π/4 इन 45 अंश आएगी। तो हम क्या बताए कि थीटा माइनस पाई ना, थीटा माइनस पाई, तो 45 लिखोगे, पाई का मान तो 180 है ही, तो क्या आ गया? -135 आया ना, तो लाइन तो वही खींचेगी, चाहे -135 हो और चाहे 225 हो। इधर से खींचोगे तो 225 वाली लाइन यही खींचेगी, इधर से खींचोगे तो भी -135 वाली लाइन भी वैसे ही खींचेगी, तब पहुँचेगे तो वहीं पे। ठीक है, चाहे ट्रेन से जाओ चाहे मोटरसाइकिल से जाओ दिल्ली, ठीक है, रहोगे वहीं पे। तो यहाँ पे पहुँचने के क्या है, एक तो ये बोल सकते हो कि 180 प्लस 45 पर बोलना नहीं है, क्योंकि आपको पता है थीटा की वैल्यू -180 से बड़ी होती है और 180 से कम, 180 से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए हम 225 नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? -135। तो -135 आएगा कब? जब हम थीटा माइनस पाई करेंगे, थीटा माइनस पाई, और थीटा की वैल्यू मान लो आ गई -45। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45 मान लो, तो 45 माइनस पाई कर दोगे तो पाई का मतलब 180, तो -135 आएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? थर्ड की। इसकी वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट पहुँचने के तरीका जो आप जानते थे 180 प्लस थीटा, वे वाला नहीं लगाओगे यहाँ। ठीक है, क्या लगाओगे? थीटा माइनस पाई वाला लगाओगे, क्योंकि थीटा माइनस पाई की मदद से हम पहुँचेंगे कहाँ? थर्ड में। ठीक है, तो ये कहाँ लिखे? तो इसको लिखना है पाई माइनस थीटा ना, तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? π/6। ये होगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो 5 π/6। ये आर्गूमेंट आ गया। उस बार 7 पाई तो गलत ना था, कहाँ लिखे हैं? कहाँ लिखे हैं? सही है।
हेंस मॉड्यूलस इक्वल्स अच्छा, वहाँ पे जो लिख दिए थे वो गलत है, वेरिफिकेशन ना करते तो पता ही नहीं चलता कि गलत है। हेंस मॉडुलस क्या आया था, मॉडुलस क्या आया था 2, आर्गुमेंट 5π/6 रेडियन, ये आ गया। ठीक है, अब देखो आगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। वैसी प्रकार करना है, लास्ट में एक लाइन और लिख देना है। जैसे अभी हम क्या निकाले, अभी क्या निकाले थे, मॉडुलस आया था 2, आर्गुमेंट आया था 5π/6। तो यहाँ पे किसका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर थी √3 प्लस माइनस √3 प्लस आयोटा। तो इसको हम r और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख देते। ठीक है, तो r के स्थान पे क्या लिख दोगे, r के स्थान पे 2 लिख दो और थीटा के स्थान पे ये वाली वैल्यू cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6 है। तो ये क्या आ गया, माइनस √3 प्लस आयोटा का ये पोलर फॉर्म है, ये वाला। इसी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म है, मॉडुलस आर्गुमेंट, क्योंकि मॉडुलस आर्गुमेंट का यूज हुआ है। अब इसको यदि सिंप्लीफाई भी करोगे तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया गया किसके फॉर्म में, मॉडुलस और आर्गुमेंट के फॉर्म में। इसी को पोलर फॉर्म कहते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके मॉडुलस और आर्गुमेंट के फॉर्म में लिख दें तो वे क्या कहलाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आने वाला है। देखो दिखाई देते हैं, जैसे 2 है तो 2 लिखते हैं, इसका मतलब तो समझ गए क्या होगा, cos 5π/6 इंटू 180/पाई कर दो प्लस आयोटा साइन 5π/6 180/पाई। ये अब पाई कट गए क्या होगा 30, और ये पाई कट गए, ये भी कटा तो क्या बचा 30। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और साइन और 150 कास होगा ना, कास 150 और ये आयोटा और साइन 150, 30 पंचे 150 है ना होता है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 2 कास 150 को क्या लिख सकते हो, कास 90 प्लस 60, इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा साइन 90 प्लस 60। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 लिखे रहो। कास 90 प्लस थीटा का क्या फार्मूला होता है, माइनस साइन 60 प्लस आयोटा कास 60। ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसको क्या लिख दोगे 2 और ये माइनस √3/2 और ये आयोटा 1/2 और ये क्या करो 2 का अंदर गुणा करो तो माइनस 2 √3/2 प्लस है यहाँ पे आयोटा 2/2, ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, तो माइनस √3 प्लस आयोटा नहीं आया। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ये पोलर फॉर्म था। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको जब इस रूप में लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या कि पोलर फॉर्म। ठीक है ना, ध्रुवीय रूप हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ गए, सभी क्वेश्चनों को लगाना उसी प्रकार है। लास्ट में क्या लिख देना है, मॉडुलस आर्गुमेंट के फॉर्म में लिख देना। एक्सप्रेस गिवन एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर कौन 1 माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म।
कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म। तो क्या लिखोगे पहले, तो लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो क्या करोगे, देन वी हैव टू एक्सप्रेस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। For it we have to find the modulus and argument of given complex number। ठीक है, कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। वी गेट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मॉडुलस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, √s² प्लस y²। तो s की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z तो क्या होगा 1 + 1, तो √2 आ गया कि नहीं, मॉडुलस तो आ गया। अब क्या निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मॉड ऑफ y अपॉन x। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y की वैल्यू क्या है -1 और x की वैल्यू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, मॉड कर दोगे तो। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan 45, थीटा इज इक्वल टू 45 को रेडियन में बदल दो तो क्या होगा 45 चौको, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। अब यहाँ देखो, सिंस रियल पार्ट इज पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट इज निगेटिव, रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, सो पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन किस क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट। पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव। ठीक है, तो सिंस रियल पार्ट इज पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज नेगेटिव, सो पॉइंट रिप्रेजेंटेड by given complex number lies in 4th quadrant 4th quadrant में कंटेन होगा। सो आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, -θ। तो आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, -θ के स्थान पे लिख दोगे -π/4, ये हुआ। ठीक है, देन पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखते हैं, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे मॉडुलस और फिर cos
आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ जेड, ऐसे ना। यहाँ मॉडुलस लिखोगे, यहाँ कास आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ जेड। थीटा लिख दोगे तो थीटा थोड़ी आर्गूमेंट है, माइनस थीटा आर्गूमेंट है, तो जो आर्गूमेंट है वह लिखा जाएगा वहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 1 माइनस आयोटा, मॉडुलस क्या आया है √2 ना, और कास आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या आया है -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4, ऐसे। तो दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। यही क्या है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया? ये मॉडुलस लिखा है कास आर्गूमेंट ऑफ जेड, आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर -θ, तो -θ का मान तो π/4 निकल चुका था। अब -θ क्यों लगाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, इसलिए पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है वो कहाँ कंटेन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कंटेन है, ठीक है। इसलिए उसका आर्गूमेंट क्या होगा, -θ होगा। सेकंड क्वाड्रेंट होता तो π - θ, फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो θ - π। अब थर्ड क्वाड्रेंट होता तो θ - π, अब फोर्थ होता तो -θ। फर्स्ट होता तो थीटा, सेकंड होता तो π - θ, ठीक है। और थर्ड होता तो θ - π, अब फोर्थ होता तो -θ। याद हुआ? रास्ते में जाते जाते याद करते जाना, ठीक है। और फिर रास्ते में गाड़ी खाया करवाना पापा से, खाड़ी गाड़ी आपका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में π - θ, थर्ड क्वाड्रेंट में θ - π, फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ। फिर कहो चलो पापा, ठीक है। स्कूल में प्रार्थना करके आओ तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में π - θ, थर्ड में θ - π, प्रार्थना करके आते धूप, ठीक है। और फोर्थ में क्या, -θ। फिर खाना खाने से पहले एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है। सोने से पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में π - θ, फोर्थ में θ - π, अब फोर्थ में हाँ θ - π थर्ड में, फोर्थ में सो कर उठो तो याद हुआ कि नहीं हुआ?